आप सभी साथियों से निवेदन है, बोलो राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। किसी बुलवाने की नहीं लगवाए थे अंकल। हमारे समक्ष हमारे देश के सबसे बड़े योद्धा कांग्रेस पार्टी की, जिनने आवाज, आम जन की आवाज, युवाओं की आवाज, बुजुर्गों की आवाज और हमारे हर 36 बिरादरी के हर एक वर्ग की आवाज पूरे देश में जिसने उठाने का काम करा है, वो हमारे समक्ष आ चुके हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के.सी. वेणुगोपाल जी भी हमारे समक्ष हैं। हमारे साथ हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी की आवाज की बुलंदी लेते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आपके बीच में आ चुके हैं। आप सभी साथियों से चाहता हूं बहुत बढ़िया उनका स्वागत करिए साथियों। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे समक्ष हमारे स्वराज इंडिया के हमारे योगेंद्र यादव जी आए और अपने संबोधन दें। आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय हुड्डा साहब, माननीय वेणुगोपाल जी, मंच पर उपस्थित इस इलाके के चारों उम्मीदवार, मंच पर उपस्थित तमाम गणमान्य नेता और इस इलाके से आए हुए तमाम मेरे बहनों और भाइयों, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं। यहां के साथी बताएंगे, हमने कई बार कांग्रेस का विरोध भी किया है, लेकिन आज मैं कांग्रेस का वोट मांगने के लिए क्यों आया हूं आपके बीच? इसलिए कि आज इस देश में और हरियाणा प्रदेश में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, निवेदन करने के लिए आपके यहां का बच्चा, यहां रेवाड़ी के पास सहारणवास गांव का बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं। राहुल जी, ये जो तीनों समस्याएं हैं उसका बहुत बड़ा शिकार है ये दक्षिण हरियाणा। झूठ का शिकार इसलिए है कि यहीं रेवाड़ी से नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला शुरू किया था। कहा था इस इलाके के सेनानियों को मैं ये दूंगा वो दूंगा, और दिया क्या? अग्निवीर की स्कीम दी। 20 साल की नौकरी को खत्म करके ठेके की 4 साल की नौकरी दी, और इस इलाके में 1,500-2 हजार भर्तियां हर साल होती थीं, उसको घटा के 400-500 कर दिया। इसलिए ये झूठ की सरकार है। आपके बीच इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, प्रॉपर भर्ती शुरू करेंगे। इस लूट का शिकार भी ये दक्षिण हरियाणा है। ये कोई धान का प्रदेश नहीं है, ये बाजरा का, सरसों का और थोड़ा गेहूं का प्रदेश है। किसानों को कभी फसल का दाम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। सही बात है ना? और बीजेपी से कहो किसान को दाम दो, कहते हैं हाँ दे देंगे, भीख की तरह देंगे, कभी कभी देंगे। मैं यहां पे इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी देंगे, लिख के गारंटी देंगे, इसलिए यहां हूं। और तीसरी बात, फूट सबसे खतरनाक।
झूठ और लूट का तो फिर भी मुकाबला हो जाता है, लेकिन जो भाई भाई को लड़ाए उसका कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा में इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल नहीं खेला, 35-1 का खेल खेला है। हमारे इलाके में इसका असर भी है। इसलिए मैं यहां के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे इलाके की सरदारी बैठी है, सबको याद दिलाना चाहता हूं, भाई एक नाम याद रख लेना। जब इस रैली से वापस जाओ तो किसी बच्चे को कहना YouTube पे आपको दिखा देगा। क्या नाम? मंगेश यादव। उत्तर प्रदेश में बस YouTube देख लेना, मंगेश यादव कौन था, उसकी हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों की थी, बाकी सब अपराधियों को क्यों बचाया था, सिर्फ मंगेश यादव की हत्या क्यों हुई थी, आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। ये बात गांव गांव तक पहुंचाना आप। भाई ये किसी के सच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ कुर्सी के सच्चे हैं। भाई भाई को भिड़ाने वाले लोग हैं, हमें इसके चंगुल में नहीं आना। बस एक आखिरी बात और, इस इलाके में लूट झूठ और फूट के अलावा एक समस्या और है, यहां राजशाही भी है। कड़वी बात है मैं कह दूं, हमारी बहन अनीता बैठी हैं, ये अटेली वाली हैं, ये राजशाही खत्म करेंगी ऐसी मेरी उम्मीद है। होगी। कड़वी बात ये है, 70 साल से देश आजाद हो गया, लेकिन ये हमारा दक्षिण हरियाणा जो अहीरवाल कहते हैं, ये आजाद ना हुआ। इसकी राजशाही आज भी चल रही है और राजशाही को आगे चलाने की तैयारी चल रही है। आप मुझे बताओ, इस राजशाही को खत्म करोगे? मैं यहां इसलिए हूं कि इस इलाके में राजशाही की कमर तोड़ी जाए, यह बहुत जरूरी है। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? सुनामी चलेगी, चारों सीट पे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे हरियाणा के उस युवा साथी का, उस युवा नेता का, जिनने पहलवानी के अंदर बड़ी मजबूती से हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करा, भाई बजरंग पूनिया जी से वो आके अपना संबोधन दे। सबसे पहले तो मैं एक नारा लगवाऊंगा, आपने पूरे जोर से हमारे नेता राहुल गांधी जी को दिखाना कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, हम सब इनके साथ हैं। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। आदरणीय हमारे नेता, आप सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानित मंच जितने हमारे यहाँ से प्रत्याशी है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जनता का इतना प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो अत्याचार कर रही है उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया। और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा हरियाणा कांग्रेस के रंग में रंग गया है। रंग गया है ना? 8 आगे बता दो, रंग गया है ना? तो मैं देखो खिलाड़ी हूँ, देश के लिए भी खेला हूँ। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में पहले
भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली कि हम एक साथ कैसे सभी लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत की दुकान को लेके चल रही है। हमें सब जगह मोहब्बत से रहना है, ना कि नफरत से, जो बीजेपी नफरत फैला रही है। तो हम भी खिलाड़ी होने के नाते, जब खिलाड़ी थे तब हमारे ऊपर आरोप लगाया कि भाई आप लोग राजनीति कर रहे हो, लेकिन अभी जब हम राहुल गांधी जी को हमने देखा कि भाई ये पूरे देश में एक मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी इनके साथ खड़े हो गए कि भाई हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देना चाहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन करी है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि हम देश को जोड़ने वालों के साथ है, देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं है। एक बार आप 5 तारीख को आप दिखा दो कि पूरी हरियाणा की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा, आप सबके खुद के लाडले विधायक व पूर्व के अंदर 4 बार के विधायक राव दान सिंह जी का आगे अपना संबोधन दें। प्रजातंत्र का मसीहा कहूं या संविधान का रक्षक, जन जन का नायक कहूं या 36 बिरादरी के नेता, हिंदुस्तान के निडर योद्धा, नेता प्रतिपक्ष भारतीय सरकार परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे यहाँ पधारे हुए परम आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे और आज लीडर ऑफ अपोजिशन, किसानों के मसीहा परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राजस्थान के सीएलपी लीडर भाई टीकाराम जूली जी, झुंझुनू से सांसद भाई विजेंद्र ओड़ा जी और हमारे विधायक भाई मनीष शाहपुरा से सम्मानित मंच, वह चारों हमारे साथी जितने भी 3 और उम्मीदवार हैं, निर्मला बहन, अनीता जी, नरेंद्र जी और मंजू चौधरी जी, उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आदरणीय मेरी मातृशक्ति भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं अपने महान नेता राहुल जी का यहाँ महेंद्रगढ़ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये वो नेता हैं जिसने इस देश को दिशा दी है। दुनिया भाजपा के सरकार के अंदर इस तरह से निरुत्साहित हो चुकी थी, ये सिर्फ राहुल गांधी जी थे जिन्होंने भारत जोड़ो का शुभारंभ किया और ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक एक अलग जगह करके एक नई रोशनी पैदा की और आज उनको 400 पार के नारे से 240 पे ले जाके टिका दिया। दोस्तों, ऐसे नेता की जरूरत है जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है। ये उस ऐतिहासिक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने एक नेता नहीं 2 नेताओं को देश के नाम कुर्बान किया है और अपने खून के इतिहास से इतिहास लिखा है। आज वो हमारे बीच पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कड़ी, एक एक चीज इनके सामने रखी हुई है। हरियाणा के अंदर जो लोग सोचते थे कि हम सत्ता स्थापित कर देंगे, राहुल जी के आने से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आने से एक आंधी और तूफान थी, वो सुनामी बन के रच रही है। 100% यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं तो यही निवेदन करूंगा दोस्तों, ये मान सम्मान, ये हिम्मत, हौसला और ये जज्बा और ये उत्साह आपको 5 तारीख तक बना करके रखना है ताकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व के अंदर इस प्रदेश की एक सरकार और बन करके हिंदुस्तान की बाकी सरकारों का रास्ता साफ करें। आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी इसी सुनामी के साथ काम चलेगा, फिर भारत की सरकार भी अपने जलवे पे गिर जाएगी। आपकी एक चूक आने जाने समय में बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए कहा गया है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। मुझे पूरा भरोसा है ये महान जनता, ये महान मतदाता कोई चूक करने वाले नहीं है। एक एक भाई हाथ पर बटन दबा दबा करके यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएंगे और एक नया इतिहास रचकर दक्षिणी हरियाणा का इतिहास रच करके देंगे। मैं पुनः अपने नेता का, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं उनका स्वागत करता हूं और आशा और अपेक्षा के साथ मैं यह करता हूं कि यहां से राहुल जी
आपकी 4 सीटें हैं, हम बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे, आपके आदेश को मानेंगे। ये इलाके की आवाज सारी आपके सामने खड़ी है, ये आपको विश्वास देगी और निश्चित तौर पे जीत की तरफ बढ़ते हुए आपको जीत का परचम फहरा करके हम दिखाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं राहुल जी का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय राहुल जी। अब हमारे समक्ष हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करूंगा, एक बार आकर अपने संबोधन दें। देश के सर्वमान्य नेता, हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी, यहाँ से जो उम्मीदवार है हमारे राव दान सिंह जी, योगेंद्र यादव जी जिनका आपने भाषण सुना, राजस्थान से आए नेता विपक्ष टीकाराम जूली जी और बजरंग पहलवान जी, और हमारे जो राजस्थान से झुंझुनू से आए सांसद विजेंद्र सिंह जी, और हमारी बहन अनीता यादव जी जो अटेली से लड़ रही हैं, राव नरेंद्र जी नारनौल से लड़ रहे हैं, और मंजू जी जो लड़ रही नांगल चौधरी से लड़ रहे हैं। तो सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए आज राहुल गांधी जी यहाँ हैं। आज यहाँ पे एक नई ऊर्जा आपको दे के जाएंगे, जैसे सारे देश में इन्होंने दी है। कितने हज़ारों किलोमीटर ये चले देश को जोड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा पे गए, इसी प्रकार से सारे जगह ये सबको जोड़ने, सारे धर्मों को, जातियों को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज यहाँ इस इलाके में आए हैं। ये बहादुरों का इलाका है, वीरों का इलाका है, जवानों का इलाका है, और इसमें देश की फौज में बड़ा भारी इनका योगदान है हमारे वीर सैनिकों का। वैसे तो हरियाणा की पॉपुलेशन 2% है, लेकिन हर 10वां फौजी हरियाणा से है, और उनमें ज़्यादातर यहाँ से हैं, इस इलाके से हैं। फौज में बड़ी बहादुरी उन्हें करते हैं। हरियाणा जो बहुत प्रगति पे था, 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था। लेकिन 10 साल के बीजेपी जेजेपी की राज में ये कहाँ पहुँच गया? हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। रोज कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता इस प्रदेश में। जो गृह मंत्री का मंत्रालय का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया है। तो ये परिस्थिति है। और खेल खिलाड़ी को देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ क्या सलूक किया गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये 10 साल जो है हरियाणा को पीछा करने का काम किया। और इस इलाके से आवाज़ उन्होंने कही, क्योंकि किसानों का इलाका है, जवानों का है। ये वायदा किया था कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। भाई आप बताओ, किसान की आमदनी दुगनी होगी क्या? नहीं हुई। लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, और कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। आज ये भाव देखो। तो आज सब राहुल जी आपकी ओर देख रहे हैं, पूरे हरियाणा आपके, और कांग्रेस की तरफ एक लहर चल रही है कांग्रेस के पक्ष में। आप यहाँ आ जाए हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस इलाके में, भाई हमने तो, कांग्रेस की सरकार ने तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई पाली गांव में। इस 10 साल में इस सरकार ने कुछ किया है इस इलाके में? किया तो बता दो, एक भी संस्था लाओ। हमने IMT बनाने की बात कही थी, यहाँ रोजगार देने के बाद। इस सरकार ने कुछ किया? कुछ करने वाली नहीं है। ये जाने वाली सरकार है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज़ आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आज राहुल गांधी जी को यहाँ विश्वास दिलाओ कि हमारे चारों जो हैं उम्मीदवार इस जिले से, सब कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। मैं राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर और इतना समय देने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत हरियाणा में काफ़ी इन्होंने समय दिया, यात्रा भी करी, और अब भी चुनाव में भी बहुत समय दिया है। राहुल जी की तरफ टकटकी लगाए सारा हरियाणा देख रहा है और उम्मीद करता है
कि आपके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं एक मजबूत जयकारे के साथ हमारे देश के सबसे बड़े नेता, हमारी हर एक युवा की आवाज, बड़े बुजुर्ग की आवाज, आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं सभी कैंडिडेट्स से चाहूंगा एक बार आगे जाके आए, हमारे साथ में खड़े राव दान सिंह जी, अनीता यादव जी, हमारे राव नरेंद्र जी, मंजू चौधरी जी और आदरणीय हमारे सबसे बड़े देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। बोलो राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, राव धान सिंह जी, योगेंद्र यादव जी, टिक्काराम जूली जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां जो यहां दिख रही हैं, और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड आपका कैसा है? मूड ठीक है? कांग्रेस की सरकार आ रही है? बीजेपी जा रही है? ये जो लड़ाई चल रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा का एक बड़ा चुनाव हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, और अभी ये छोटा हरियाणा में उसी विचारधारा का एक युद्ध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई का फल ये अंबेडकर जी का, गांधी जी का संविधान है, ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। आप देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार होती है, हम मीडिया पर दबाव नहीं डालते। हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और मीडिया सच्चाई बोले। बीजेपी मीडिया पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मीडिया के लोगों को डराते हैं, संविधान पर आक्रमण करते हैं। संस्थाओं को देखिए, कांग्रेस की सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज,
इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हों, देश की संस्थाएं हों, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। और जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, 1.5 साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले यहां विकास होता था, प्रगति होती थी, रोजगार था। आज पहले नंबर पर हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। ये है हरियाणा की शान। पहले आप देश को रास्ता दिखाते थे। मुझे याद है, लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हरियाणा में जो प्रगति हो रही है हम वो ही चाहते हैं। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। आज सारे के सारे लोग तेलंगाना, कर्नाटका की बात करते हैं। यह बदलना है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में आपके युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया। मेरे ऑफिस को फोन करते हैं, कहते हैं राहुल जी हम हरियाणा के हैं, आप डैलस आ रहे हो, टेक्सास में एक शहर है डैलस आ रहे हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मगर आप मिलने हमारे घर आइए। हम आपके यहां नहीं जाएंगे, आप हमारे घर आइए। ठीक है। डैलस में मैं गया, हरियाणा के 20-25 युवाओं से मिला। छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे से कमरे में 25-30 लोग एक साथ, खाना सब एक साथ पकाते हैं। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पेट में चोट लगी, छाती में चोट लगी, चल नहीं पाता है। दूसरा लड़का मुझे कहता है राहुल जी रात को यहां पे हमें लोग आके पीटते हैं। मैंने कहा आप लोग हरियाणा से क्यों गए? कहते हैं हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए हम अमेरिका गए, भाग के गए। वीजा लेके नहीं गए, भाग के गए। अच्छा कैसे गए? राहुल जी पहले हम इस्तांबुल गए, तुर्की, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद साउथ अमेरिका, ग्वाटेमाला। पता नहीं आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले 6 युवाओं को ग्वाटेमाला में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, पनामा, और फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका आए। राहुल जी हमने अपने मित्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है। हमारी आंखों के सामने जंगल में माफिया के लोगों ने हमारे दोस्तों को गोली मारी।
अच्छा भाई बताओ, अमेरिका जाने में कितना पैसा लगा? कहते राहुल जी 35 लाख से 50 लाख रुपए लगे। मैंने सवाल पूछा कि भाई अगर 35 लाख रुपए आपने अमेरिका जाने में खर्च कर दिए, तो 35 लाख रुपए आपने किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? हरियाणा में किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? राहुल जी, हरियाणा में मेहनत का फल नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर लें, 35 लाख 50 लाख अपने डाल दे पैसे, बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? राहुल जी, नोटबंदी, गलत जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता। हरियाणा को दलाल चलाते हैं, हरियाणा को जो मेहनत करते हैं वो नहीं चलाते हैं। राहुल जी, 35 लाख 50 लाख रुपए जमीन बेचकर, कर्जा लेकर, उन्होंने कहा, मैंने पूछा कर्जा लिया, बैंक से लिया? राहुल जी, क्या मजाक कर रहे हो? बैंक से हमारे जैसे लोग पैसा नहीं ले सकते, हमने साहूकार से लिया। किस रेट पे लिया? 2% हर महीने, 24%। कोई भी बिजनेस खत्म हो जाए इस रेट पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसान कर्जा लेता है उसका कर्जा कभी माफ नहीं होता। ये जो हरियाणा से गए 20-25 हजार युवा, इनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 16 लाख करोड़ रुपए अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो जिसमें आप देखते रहो किसान को एमएसपी ना मिले, प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए का आप इलाज कराओ? मैं आपको उदाहरण देता हूं, परसों की बात है, परसों रात की 11 बजे की बात है, मेरे फोन पे मैसेज आता है, जिम इंस्ट्रक्टर का। मुझे कहता है राहुल जी मेरी मां बीमार है, मैं प्राइवेट अस्पताल ले गया और ये मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि आपकी मां, अगर आपने इनकी आज मदद नहीं की तो आपकी मां मर जाएंगी। आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा कैसे करूं? किसी सरकारी अस्पताल में मेरी मां के लिए आप बेड का, पलंग का इंतजाम कीजिए। मैंने अपने ऑफिस से सरकारी अस्पताल में उसकी मां के लिए जगह ली। सरकारी अस्पताल में उसकी मां का इलाज होता है। अगले दिन मुझे फोन करता है, कहता है राहुल जी प्राइवेट अस्पताल में वो स्टेंट लगवा रहे थे, प्राइवेट अस्पताल में वो ऑपरेशन करा रहे थे, 4 लाख रुपए मुझसे लेने की कोशिश कर रहे थे। राहुल जी सरकारी अस्पताल ने बताया कोई स्टेंट की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आपने मेरी मां की जान बचा दी, सरकारी अस्पताल ने मेरी मां की जान बचा दी।
यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। आपको बीमारी हो ना हो, प्राइवेट अस्पताल में आप जाएंगे तो लाखों रुपए आपके जेब से निकलेंगे। बच्चे की शिक्षा करवानी हो, इंजीनियर बनवाना हो, डॉक्टर बनवाना हो, लाखों रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोग अपने जेब से देते हैं। किसान अपनी मेहनत का पैसा देता है, मजदूर देते हैं, और उसके बाद पता लगता है हरियाणा में बेरोजगारी है, डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। 10-15 साल बाद पता लगा कि लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल को पकड़ा दिए, लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पकड़ा दिए, और हाथ में कुछ मिला नहीं। यह है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, बीजेपी का मॉडल। कुछ दिन पहले भाषण चल रहे थे, ऐसे ही भाषण चल रहे थे, हुड्डा जी ने भाषण दिया, मेरी बहन भी थी प्रियंका ने भी भाषण दिया, और वहां सब कह रहे थे कि सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं सुन रहा था और मैंने कहा हां, इज्जत तो होनी चाहिए। और मोदी जी 24 घंटा इज्जत की बात करते हैं कि भैया इसकी इज्जत की, उसकी इज्जत की, मगर मैंने सोचा कि भैया पैसे के बिना इज्जत का कोई मतलब नहीं है। अगर किसान का बेटा या मजदूर का बेटा भूखा मर रहा है और कोई उसकी जाके इज्जत करे, तो वो इज्जत खोखली है। तो मेरा एक लक्ष्य है, और मैं आपको साफ बता देता हूं, और ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी वाले, अंबानी वाले, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग 25 अरबपतियों को देते हैं, उतना ही पैसा मैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे। और भाई और बहनों, मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं। 10 साल से मेरी गिनती चल रही है, और जैसे ही मौका मिलेगा, जितना पैसा उन्होंने उनको दिया ना, उतना पैसा मैं उठा के आपके हाथ में कर दूंगा। और फिर ये सारे चिल्लाएंगे, ये सारे मीडिया वाले चिल्लाएंगे, सारे टीवी वाले चिल्लाएंगे, ये देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है, ये देखो राहुल गांधी ने गरीबों की आदत बिगाड़ दी, किसानों की आदत बिगाड़ दी, मजदूरों की आदत बिगाड़ दी। अरे भाई, अदानी अंबानी की आदत नहीं बिगड़ती क्या? उनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, उनकी आदत नहीं बिगड़ती, उनका विकास हो रहा है। और जब किसान का कर्जा माफ किया तो कहते भाई देखो आदत बिगाड़ दी। मनरेगा, मजदूरी करता है आदमी, प्रेस वाले लिखते हैं देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है। आपने अब उनकी बहुत आदत खराब की है, अब हम इनकी आदत खराब करेंगे। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। मेरा कहना है, अगर अंबानी का, अदानी का लोन माफ हो सकता है, तो फिर किसान का लोन माफ होगा। अगर अंबानी मार्केट में चिप्स बेचता है, कैंपा कोला बेचता है, सेलफोन बेचता है, उसे सही रेट मिल सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के किसान को सही रेट मिलेगा, एमएसपी मिलेगी, और उसका कर्जा माफ होगा। और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया सब लोग एक जैसे हैं, समानता होनी चाहिए, 36 की 36 बरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं,
कि अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है तो फिर इनके लिए भी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, गरीबों को मनरेगा ना मिले, तो फिर अरबपतियों का भी आप कर्जा माफ करना बंद करो। हिंदुस्तान का किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहता, कोई तोहफा नहीं चाहता। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ अपना हक चाहता है और कुछ नहीं चाहिए उसको, मगर हक उसको मिलना पड़ेगा। अब हरियाणा में आपके लोग भाग रहे हैं, बेरोजगारी है। अमेरिका में जब गया मैं, उन्हीं युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। अब आप सोचिए, राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। क्या मदद करूं? मैंने सोचा हरियाणा में मुझसे कुछ काम करवाएंगे। कहते नहीं राहुल जी, जब आप हरियाणा जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए और आप हमारे परिवारों को कहिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने कहा आप फोन करके क्यों नहीं कह देते? आपके पास वीडियो कॉल है, 21वीं सदी है, फोन उठाइए, परिवार को फोन लगाइए, वीडियो कॉल पे कहिए मैं ठीक हूं। कहते राहुल जी मानते नहीं है, सोचते हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे माता पिता जानते हैं राहुल जी कि अगर उनकी मृत्यु हुई तो हम अंतिम संस्कार करने नहीं जा सकते हैं। यह सच्चाई है। हमारे बच्चे जानते हैं राहुल जी कि 10 साल के लिए हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि हम ठीक हैं, शायद वो आपकी बात मान जाए। मैं गया, करनाल गया 5 बजे सुबह। 21वीं सदी में गांव में कंप्यूटर लगा है, वीडियो कॉल चल रहा है, चारपाई पे हम यहां बैठे हैं। कौन? माता पिता और बच्चे। बेटे उधर, उनके बच्चे इधर, उनके माता पिता इधर और वो उधर, और बात चल रही है। मां कहती है राहुल जी मेरा बेटा वापस कब आएगा? छोटा सा बच्चा देव कंप्यूटर की ओर दौड़ता है, चिल्लाता है पापा वापस आओ, पापा वापस आओ। कंप्यूटर को ऐसे हिला रहा है, पापा वापस आओ, वापस आओ। पापा देख रहे हैं उसको, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये रोना चाहता है, अपने बच्चे से गले मिलना चाहता है, मगर मुस्कुरा रहा है और अपने बच्चे से झूठ बोल रहा है कि बेटा जल्दी से जल्दी आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, घबराओ मत। बच्चा जानता है कि पापा झूठ बोल रहा है, पिता जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। ये हरियाणा दिया है आपको बीजेपी ने। बेटे को बाप से अलग कर दिया, मां से अलग कर दिया, और फिर देशभक्ति की बात करते हैं। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है, आप सब जानते हो। पहले पंजाब में ड्रग्स हुआ करते थे, मैंने पंजाब में जाके कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी ने क्या बात कर दी, फिर वहां की सच्चाई निकली। और मुझे आज तक याद है, हमारी यहां सरकार थी और मैं पूछता था, हरियाणा के नेताओं से पूछता था, मुझे एक बात समझाइए, पंजाब में ड्रग्स आ गया मगर हरियाणा में क्यों नहीं आया?
और ये कहते थे हरियाणा में ड्रग्स नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, नशा, यह बीजेपी की देन। और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता। भाषण में नहीं बोलते कि हां मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। यह सच्चाई है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके जेब में पैसा डालना है, सीधा जितना पैसा वो उनकी जेब में डाल रहे हैं उतना पैसा हम आपके जेब में डालने जा रहे हैं। और हरियाणा में छोटी सी शुरुआत करेंगे। यहां जो महिलाएं आई हैं, हां आपके बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार आने के एकदम बाद आपके बैंक अकाउंट में महीने का 2000 रुपए अंदर जाएगा। और आज आप 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं, नहीं खरीदती हैं? 500 रुपए का सिलेंडर होगा और 700 रुपए उसके जो बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, बीजेपी ने आपसे ओल्ड पेंशन स्कीम छीनी, हम आपको वो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस देने जा रहे हैं। और 6000 रुपए हर महीने बुजुर्गों के पेंशन के लिए, विकलांगों के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं, विधवाओं के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां भरी नहीं गई हैं। अभी आपने जल्दी ताली बजा दी, अभी तो मैंने बात ही नहीं बोली। जो जरूरी बात है तो मैंने बोली भी नहीं, अभी आपने ताली बजा दी, क्योंकि आप समझ गए 2 लाख सरकारी रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। और ये सुनिए, सबसे जरूरी बात, 36 बरादरियों को ये नौकरियां मिलेंगी। समानता के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को दी जाएंगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। 36 के 36 बरादरियों को ये नौकरियां दी जाएंगी। हमारे किसान भाई, आपको गारंटी करके हम एमएसपी देने जा रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरियाणा के किसानों को मिलेगी। और बीमा का पैसा 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं, बीमा का पैसा जैसे ही आपका नुकसान होगा, जल्दी से जल्दी बीमा का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस में आपको दिया जाएगा। जो भी आपको ऑपरेशन करवाने हो, स्टेंट लगवानी हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किडनी का ऑपरेशन करना हो, जो भी ऑपरेशन आपको करना होगा, आपको करवाने के लिए 25 लाख रुपए तक बीमा का पैसा मिलेगा। ये
देशभक्तों का इलाका है। आप देश को अपने युवा देते हो, आर्मी को अपने युवा देते हो, देते थे। अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझना चाहते हो, आज मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी ने यह नाम दिया अग्निवीर। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? इसके दो लक्ष्य हैं। यह अच्छा नाम दिया है, लेबल दिया है अग्निवीर। इसका लक्ष्य जानते हो आप? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इसके दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए, जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका है। आइडिया क्या है? 4 युवाओं को आर्मी में लो, 4 साल बाद 3 को भगा दो, एक को 4 में से एक को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, और 3 जवानों को इन्होंने मजदूर बना दिया है। 4 साल बाद 4 में से 3 बाहर निकल जाएंगे, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा। अदानी डिफेंस। अदानी डिफेंस का नाम सुना आपने? अदानी की डिफेंस की कंपनी है। इंटरनेट पे जाइए, अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, उस पे आपको हथियार दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको ड्रोन दिखेगा, मिसाइल दिखेंगे, राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, मशीन गन दिखेगी, सारी की सारी आपको अदानी डिफेंस के वेबसाइट पे दिखेगी। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती हैं, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती हैं। वो माल यहां आता है, अदानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अडानी डिफेंस का लेबल लगता है, अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, अदानी डिफेंस और अग्निवीर। और पूरा का पूरा पैसा, जो जवानों का पैसा था, वो अग्निवीर से छीना जाता है और अदानी डिफेंस में डाला जाता है। मार्केटिंग उनकी अदानी जी करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। मोदी जी आपको भाषण देते हैं, देशभक्ति का भाषण देंगे, आत्मनिर्भरता का भाषण देंगे, मेक इन इंडिया का भाषण देंगे। मेक इन इंडिया का मतलब अदानी डिफेंस। एक लेबल लगता है ऊपर से, वो मेक इन इंडिया हो जाता है, उसका डिफेंस का पूरा पैसा उधर चला जाता है। ये सच्चाई है और पूरा देश जानता ही है। तो चुनाव में यहां पर आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। और 3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले, जो हमारे किसान हैं,
आपको एमएसपी मिलेगी और जो आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपका धान खरीदा जाएगा, शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आजकल बीजेपी की बहुत बी टीम, सी टीम, डी टीम, ए टीम घूम रही है। छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग नाम हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, संविधान पर आपने उनको आक्रमण करने की मदद की। अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, आपका संविधान है। ये छोटी छोटी पार्टियों को आप छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए और यहां पे भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। और आखिरी बात, जो शायद सबसे जरूरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा उसका नाम था। यात्रा में हमने मोहब्बत की बात की। हमने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने नफरत के खिलाफ स्टैंड लिया, करोड़ों लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली। यह देश नफरत से नहीं चलाया जा सकता है। अगर यहां बेरोजगारी है, अगर यहां महंगाई है, अगर यहां क्राइम बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो लोग आपकी सरकार में हैं वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। लड़ाई संविधान की है, मगर लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है। हम मोहब्बत वाले लोग हैं। आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहब्बत के लोग हो और लड़ाई आपकी बीजेपी की नफरत के खिलाफ है। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए। हरियाणा में सच बताऊं तो मैंने आपसे कहा कि पूरा समर्थन दीजिए। आप पूरा समर्थन दे रहे हो और यहां पे हमारी सरकार आने जा रही है, स्वीप होने वाली है, आंधी आ रही है। वो पूरा देश जानता है, मीडिया जानती है, सब जानते हैं। मगर गरीबों की सरकार होगी, 36 बरादरी की सरकार होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हेलो, मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा 2 मिनट के लिए आप लोग रुके। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और मैं 2 लाइनें राहुल जी के लिए कहना चाहूंगा कि दुआ करो, दुआ करो, सलामत रहे ये रोशनी हमारी। 1000 आंधियों पर है ये एक तूफान भारी। राहुल गांधी 1000 आंधियों पे भारी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आप सभी साथियों का बहुत बहुत